नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीडीपी की प्रैक्टिस सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें ये प्रैक्टिस सीरीज़ नंबर 9 है सीडीपी का। इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सीरीज़ सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो प्रैक्टिस सीरीज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। और दोस्तों, फिर हम लोग अधिक देर ना करते हुए वीडियो पर आते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी जो सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें बहुत सारा फ़ायदा मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ। बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुसरण करता है। बच्चों का विकास निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है। ऑप्शन है एक रूपता। तो देखिए दोस्तों, एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती कभी विकास में, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। एक आयामी, देखिए बहुआयामी विकास बहुआयामी होता है, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। रैखिकता लीनियरिटी नहीं होती, हम पहले भी प्रैक्टिस में डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को, तो यानी एक ही ऑप्शन हमारा सही है, वो है व्यक्तिगत भिन्नताएं। सभी बच्चों में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, इन्हें व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये देखिए इंग्लिश में है क्वेश्चन और इसको हम हिंदी में सॉल्व करेंगे। एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। अब देखिए, पूरी तरह से जन्म के समय, तो ये तो बिल्कुल गलत कथन है। ये तो जो कथन है बिल्कुल गलत है। दूसरा तर्क इसका क्या दे रखा है, केवल आनुवंशिकता ही ऐसा मात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए, यहाँ भी केवल आनुवंशिकता, हम जानते हैं कि ये एक निगेटिव वर्ड है, जहाँ पर भी केवल आ जाएगा वो निगेटिव है, जो कि बिल्कुल हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन, ये जो कथन और तर्क दोनों ही गलत है। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, की ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मध्य बालावस्था के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड, द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कंटिन्यूज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन डैश ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। अब देखिए दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, अब देखिए यहाँ पर जो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक वो आएगा, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन डैश जो कि सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, महत्वपूर्ण भूमिका। अब देखिए, हमें प्राइमरी कारक यानी कि प्राइमरी एजेंसी एंड सेकेंडरी एजेंसी बतानी है, जिसमें ऑप्शन ये होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है परिवार, देखिए फर्स्ट एजेंसी और सेकेंड एजेंसी बिल्कुल ठीक है। साथी, देखिए ये साथी परिवार और विद्यालय, देखिए ये परिवार सेकंड एजेंसी में नहीं जाएगा। यहाँ देखिए परिवार को सेकंड एजेंसी बताया, नहीं हो सकता। यहाँ विद्यालय को फर्स्ट एजेंसी बताया, ये भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही होगा, कि परिवार फर्स्ट एजेंसी और जो कि सेकेंडरी एजेंसी है वो है साथी और मीडिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 4th की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एज पर जीन पियाजे चिल्ड्रन एक्वायर द एबिलिटी टू परफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इन। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ने जीन पियाजे की चारों स्टेजेस पढ़ी हुई हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। अमूर्त तर्क, अब देखिए पहला है संवेदी चालक। देखिए इसमें बच्चा सहज क्रियाएँ करता है, उंगली चलाएगा और चलेगा, ज़मीन फर्श पर चलेगा, 2 शब्द के वो शब्द बोलेगा, ये सब इसमें आता है। पूर्व संक्रियात्मक होता है, जिसमें वह प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है, छिपी जैसे खेल खेलने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक मूर्त संक्रियाएँ करता है, गणितीय सवाल करने लगेगा। लेकिन जो अमूर्त तर्क करने की क्षमता जो आएगी वो आती है चौथे ऑप्शन में, यानी कि चौथी स्टेज होती है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हम सभी जान चुके हैं, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, समझ लीजिए हम लोग जब से लगा रहे हैं एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है, तो बहुत रिपीट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा हमारा। जीन पियाजे के सिद्धांत में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 2 टर्म है। एक होता है एक जीन पियाजे ने कहा है, जीन पियाजे ने ये कहा है कि जब बच्चा स्वयं से बातें करने लगे, उसको उन्होंने बोला है आत्म केंद्रीयता। और इसी चीज़ को कि बच्चा खुद पर
केंद्रित रहता है। इसी चीज़ को लेव वाइगोस्की ने ये कहा है, लेव वाइगोस्की ने ये कह दिया है कि इसी को उन्होंने बोला निजी वाक, निजी वाक। अब अगर आप ध्यान रखेंगे जीन पियाजे के लिए बात हो तो आत्मकेंद्रीकरण पर हम टिक लगाएंगे, और लेव वाइगोस्की को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए तो निजी वाक सही होगा। तो यहाँ जीन पियाजे की बात की गई है और कहा गया है कि अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो वो देखिए यहाँ पर अनुकूलन नहीं होगा, जीववाद, संतुलीकरण कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा जो एक ही आंसर है वो है आत्मकेंद्रीकरण इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये 6 क्वेश्चन ना हमारा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ, सजा, इनाम व प्राधिकारियों पर की शक्ति पर आधारित होती है। देखिए दोस्तों, जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत बताए थे उसके 3 स्तर थे, हम लोग कई बार इसे डिस्कस कर चुके हैं। पहला स्तर, देखिए 3 स्तर थे। पहला स्तर पूर्व पारंपरिक, तीसरा था पारंपरिक और चौथा था पारंपरिक, और तीसरा था दोस्तों उत्तर पारंपरिक। अब देखिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पहले में वो बच्चा सजा से डर के कारण कोई कार्य नहीं करता, दूसरे में वो कानून जो समाज ने नियम बनाए हैं उनको ही सही मानता है, तीसरे में वो अपने स्वयं के नियम बनाता है बशर्ते दूसरों को उनसे नुकसान ना हो। तो ये 3 स्तर बताए थे। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, सजा व इनाम प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है। तो देखिए कौन सी स्टेज है, वो स्टेज नंबर 1 है पूर्व पारंपरिक। तो जो भी जहाँ पर भी पूर्व पारंपरिक है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, क्योंकि देखिए उत्तर पारंपरिक होगा नहीं, पारंपरिक स्तर है नहीं, अमूर्त पारंपरिक कोई स्तर है नहीं यहाँ पर, तो ये तो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि ये रहा। The importance of culture tools such as language in cognitive development has been proposed by dash in his dash। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधन। अब देखिए ये सांस्कृतिक साधन का प्रयोग किसने किया है, हम सभी जानते हैं, हमारे एक ही मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सांस्कृतिक साधनों को महत्व दिया है। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि महत्व को डैश ने अपने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। अब देखिए दोस्तों, क्या लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक दिया है सिद्धांत, बिल्कुल दिया है। लेव वाइगोस्की का व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है, जीन पियाजे का व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है, जीन पियाजे का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत नहीं है, यानी एक ही ऑप्शन सही है, वो है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लेव वाइगोस्की प्रोपोज दैट चिल्ड्रन, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं, तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हमारा आंसर नहीं हो सकता। संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं। देखिए ऐसा कोई भी सिद्धांत या ऐसी कोई भी बात लेव वाइगोस्की ने नहीं की है, इसलिए गलत हो गया। कि बच्चे के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बिल्कुल हैं, जिनमें वे चीज़ें शामिल हैं जो दूसरों के समर्थन करने में सक्षम है। देखिए ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि जो लेव वाइगोस्की हैं वे दूसरों के समर्थन को बहुत ज़्यादा समर्थन देते हैं, इसलिए पॉइंट पॉजिटिव है। हम चौथा ऑप्शन पढ़ेंगे। जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, ऐसी कोई बात नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम द टीचर, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका क्या करती है, बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। देखिए बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर करके सीखने पर बल दिया गया और बच्चों की रुचि को भी ध्यान में रखा गया है। बारंबार अभ्यास व रटंत स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है, तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हमारा आंसर नहीं हो सकता। सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो। देखिए परीक्षा केंद्रित हमें अधिगम कभी नहीं कराना, तो ये भी बिल्कुल बात नेगेटिव है। सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, नेगेटिव पॉइंट है। एक ही ऑप्शन हमारा सही है, वो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड नो वंस थॉट, इमोशंस, फीलिंग, मोटिव्स इज कॉल्ड। खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरण को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया खुद को समझने, विचार को, संवेग को, भावनाओं को, यानी यहाँ पर ऐसी बुद्धि करी गई है। हम ऑप्शन में देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए संगीत में बुद्धि खुद को समझने नहीं, तो लय, सुर, इन सबको बहुत महत्व देता है।
तो ये तो है नहीं हमारा ऑप्शन, तो गलत हो गया। स्थानिक बुद्धि में हमने बताया था दोस्तों कि मूर्तिकार, चित्रकार, इस तरह के लोग आते हैं जो कि किसी विशेष जगह को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, चीज़ों की गहराई को समझते हैं, चित्रों को मतलब अच्छे से देखते हैं कि क्या कैसा क्या है। देखिए तीसरा ऑप्शन है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, यानी व्यक्ति अपने अंदर की चीज़ों को समझता है, खुद को समझता है, दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश करता है, तो वह बुद्धि है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, बिल्कुल सही है। सामाजिक बुद्धि में देखिए दोस्त यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो कि जैसे नेता लोग, ये सामाजिक बुद्धि के हो गए, नेता वगैरह ये सब आते हैं सामाजिक बुद्धि। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की, अब देखिए ले वाइगोस्की के अनुसार भाषा व संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल है, भाषा और संज्ञानात्मक विकास करते तो गलत हो गया। भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, नहीं, बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड है, ना कि स्वतंत्र है, तो गलत हो गया। भाषा उन साझे अनुभव को सुशासित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। यस, बिल्कुल पॉइंट पॉजिटिव है। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है। देखिए ये जो थ्योरी ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो बात कही है ये जीन पियाजे ने कही दोस्तों, जीन पियाजे ने कही है। तो ये लाइन लेकिन हमें वाइगोस्की के लिए बतानी है, तो ये लाइन तो गलत हो गई, क्योंकि भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है, तो ये जीन पियाजे ने कहा, जबकि भाषा उन साझे अनुभव का सुशासित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब देखिए दोस्तों, असेसमेंट फॉर लर्निंग इंक्लूड्स, यानी कि अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। अधिगम का आकलन करना है, अधिगम के आकलन कि बच्चे ने कितना सीखा। ऑप्शन हमारा है विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूह में वर्गीकृत करना और नामीकरण करना। देखिए ये बिल्कुल निगेटिव बात है, क्योंकि हमें बच्चों का वर्गीकरण किसी भी क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं करना है, तो ये तो निगेटिव हो गया, क्योंकि गलत है। विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना, यस, विद्यार्थी किस तरह से चिंतन कर रहे हैं, बिल्कुल समझना इस चीज़ को, ये हमारे आकलन के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना, यस, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है कि बच्चे की सीखने की तैयारी किस तरह चल रही है, किस लेवल पर है, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। इन 2 पॉइंट हमारे सही हैं, सेकंड और थर्ड, वही हमारा आंसर होंगे। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 सेकंड और थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्टेटमेंट दैट बॉयज़ आर इंटेलिजेंट वाइल गर्ल्स आर कॉम्प्लिएंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, किसका उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, फेवरेट क्वेश्चन बिल्कुल कह सकते हैं हम, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब देखिए इसका कि ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है कि लड़के बुद्धिमान होते हैं लड़कियां आज्ञाकारी हो, जबकि ऐसा ये केवल एक रूढ़िवादिता है, यानी कि ये जेंडर रूढ़िवादिता है दोस्तों। यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। असेसमेंट शुड बी, यानी आकलन किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए ये तो एक चैप्टर ही है सीटेट का कि सतत व व्यापक मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन हर क्षेत्र का होना चाहिए। बच्चे का बोलने की स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, तो ये हर तरह का मूल्यांकन होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे केवल मात्रात्मक, तो गलत हो गया। व्यापक ठीक है, मानकीकृत देखिए कुछ करना नहीं हमको, केवल योगात्मक बिल्कुल गलत है, एक ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, व्यापक ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वाई शुड चिल्ड्रन बी असेस्ड, बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, हम लोग ऑप्शन से इसका आंसर देखेंगे। बच्चों के प्रदर्शन की तुलना कभी नहीं करनी, बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन। बच्चों में प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं हो सकता, हमारा आंसर प्रतिस्पर्धा कभी नहीं करानी है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान और नामीकरण, देखिए नामीकरण निगेटिव वर्ड है हमारे CDP के लिए, हम कभी आंसर नहीं लगाएंगे ऐसा। अगला, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, यस, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए हमें
बिल्कुल मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रेस्ड ऑन, यानी समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है ये। सीखने में कमियों के रूप में देखने पर, देखिए तो नेगेटिव पॉइंट है, हमें इस कमियों के रूप में नहीं देखना है। शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर, देखिए अब हमने कहा था शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के, किसी चीज़ को आधार मानकर हमें कुछ भी नहीं सिखाना है बच्चे को, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हो गया। प्रत्येक बच्चे को सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड, देखिए समान मानदंड निर्धारित करने पर कर देंगे, कोई बच्चा कमज़ोर है कोई अच्छा है, तो फिर हम मूल्यांकन नहीं सही से कर पाएंगे और समावेशी शिक्षा पूरी तरह से फेल हो जाएगी, तो बिल्कुल गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 1 है कि हमें प्रत्येक बच्चे को क्षमता बढ़ानी, प्रत्येक बच्चे की अगर कोई अच्छा है तो उसे और अच्छा करना है, जो थोड़ा सा कमज़ोर है उसे अच्छे पर लाना है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता है कक्षा में, और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं, तो उनके प्रदर्शन में सुधार की संभावना, बिल्कुल संभावना है दोस्तों। अगर हम या शिक्षक बच्चों को अपनेपन का एहसास कराते हैं और उनमें ऐसा मानते हैं कि उनमें सीखने की क्षमता है, तो बच्चे के प्रदर्शन में सुधार बिल्कुल देखने को मिलेगा, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है ये। इसका तर्क क्या दे रखा है कि बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता, बिल्कुल प्रभावित करता दोस्तों, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है और इसका बिल्कुल सही तर्क भी है। तो यानी ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। डैश से सामग्री की प्रस्तुति डैश को सुगम बनाती है, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन डैश फैसिलिटेट्स डैश। अब देखिए दोस्तों, अगर हम से सामग्री की प्रस्तुति एक समान तरीके से करेंगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक समान तरीके से करनी ही नहीं है। सामग्री की तरीके अगर की प्रस्तुति अगर एक तरीके से करें, एक समान तरीके से, तो किसी के समझ में आएगी और किसी की समझ में नहीं आएगी। लेकिन हम अगर कई तरीके से करेंगे तो केवल विशेष बच्चों के अधिगम को सुगम बनाती है, तो ऑप्शन गलत हो गया। कई तरीके से सामग्री प्रस्तुति सभी बच्चों के अधिगम में बिल्कुल सुगम बनाती है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है? अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीखने में अक्षम हैं, थोड़े से कमज़ोर हैं, तो उनके लिए कौन सा समायोजन सही नहीं है, यानी हमें निगेटिव पॉइंट यहाँ पर बताना है कि कौन सा बात यहाँ निगेटिव है। कार्यों के बीच बार बार विराम के लिए समय बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल ही बात सही है। परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार ये भी करना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव बात है कि जो अक्षमता वाले छात्र उनके लिए फ़ायदा करेगा। न्यूनतम विकर्षण के साथ कार्यस्थल प्रदान करना, बिल्कुल न्यूनतम विकर्षण के साथ काम आप कार्यस्थल प्रदान कीजिए। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, अब देखिए मानकीकृत अगर परीक्षण हम रखेंगे तो देखिए हम सही रिजल्ट या सही मूल्यांकन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मानकीकृत मतलब होता है सबके साथ एक साथ परीक्षण नहीं। लेकिन ये तो अक्षमता वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा सा हमें मानकीकृत नहीं बल्कि लचीला परीक्षण रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ का बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए यही इसका आंसर है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रातिनिधिक अभिज्ञेय विशेषता है? देखिए दोस्तों, लचीलापन धारणाओं में और धारा प्रवाहिता मौलिकता किसकी देखिए विशेषताएं हैं। तो जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे रचनात्मकता, तो उसमें आपको बताया गया है कि एक शिक्षार्थी जो रचनात्मक है उसके अंदर आपको ये विशेषताएं लचीलापन, धारा प्रवाहिता, मौलिकता, ये सब गुण देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रचनात्मक शिक्षार्थी। कि अब सारी विचारक होगा नहीं, विचार विवेचन अनम्यता स्वलीनता है नहीं। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका सीधा सा आंसर होगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि रचनात्मक विद्यार्थी के अंदर ये विशेषताएं होती हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। शिक्षकों को डैश पाठचर्या और डैश मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए शिक्षकों को खंडित पाठचर्या होगा नहीं ऑप्शन, गैर संदर्भित, ये तो कैसे हो सकता है, गैर संदर्भित पाठचर्या नहीं, लचीली पाठचर्या, यस लचीली तो करनी चाहिए, मानकीकृत करनी नहीं है,
और रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव है। और आखिरी ऑप्शन है शिक्षकों को एक समान पाठचर्या और मानक मूल्यांकन नहीं करना है, मानक नहीं बल्कि रचनात्मक मूल्यांकन करना है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एक शिक्षक को छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने में सक्षम किस प्रकार से बनाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर हम भय उत्पन्न करेंगे तो कभी भी समस्या समाधानकर्ता नहीं बनेगा, तो ये तो गलत हो गया। तनाव और तनाव प्रेरित करके, ये भी निगेटिव ऑप्शन है हमारा। निष्क्रिय संस्मरण, ये भी बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन। एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है जो कि समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का 4 ऑप्शन इज द राइट। जल्दी बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर है कि किसका प्रयोग करना चाहिए, ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने। सक्रिय अन्वेषण, यस बिल्कुल सक्रिय अन्वेषण होना चाहिए, तो बिल्कुल पॉजिटिव बात है। सामाजिक संपर्क, अब देखिए दोस्तों, ज्ञान निर्माण में सामाजिक संपर्क बिल्कुल ज़रूरी है, तभी आप ज्ञान निर्माण हो पाएगा आपका। अर्थ तो नहीं, लेकिन ज्ञान निर्माण आपका होगा। प्रयोग, बिल्कुल प्रयोग से आपको ज्ञान मिलेगा, अर्थ बनाने में आप सक्षम होंगे। चौथा ऑप्शन है व्यवहार का अनुबंधन। अब देखिए यहाँ व्यवहार का अनुबंधन जो है, यहाँ पर ये ज्ञान निर्माण और अर्थ निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, इसलिए ये निगेटिव पॉइंट है। और 3 हमारे बिल्कुल सही पॉइंट हैं जो कि बिल्कुल ज्ञान निर्माण और अर्थ निर्माण में सहायक होंगे। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देगी। अब देखिए निगेटिव पॉइंट हमें बताना है यहाँ पर। पहला, छात्रों को बैकबोर्ड से ज्यों के त्यों उत्तर कॉपी करने के लिए कहना है, तो बिल्कुल निगेटिव है, बिल्कुल हमें निगेटिव ही बताना है। ऑप्शन देखते हैं, इससे भी शायद अगर कोई ज़्यादा निगेटिव है तो हमारा आंसर होगा। विद्यार्थियों से किसी सहकर्मी की अवधारणाओं को समझ पाने के लिए कहना, बिल्कुल सही, तो पॉजिटिव पॉइंट है। विद्यार्थियों से उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचने के लिए कहना, बिल्कुल पॉजिटिव है ये। छात्रों को पिछली अवधारणाओं के साथ संबंध बनाने के लिए कहना, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हमारा एक ही आंसर निगेटिव है जो कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ दोस्तों। मध्य विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियों से कैसे निपटना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, कैसे निपटना चाहिए, तो ऑप्शन अनदेखा नहीं करना चाहिए कभी भी, तो निगेटिव पॉइंट। उन्हें सजा देकर, इनाम देकर, तो निगेटिव है। एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है जो कि उन्हें संबोधित करके यानी एड्रेस करके, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, आप ऑप्शन को बस सही से पढ़ेंगे, आपको सही आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। क्योंकि सीटेट की खास बात यह है कि उनके ऑप्शन इस तरह से होते हैं कि अगर आप अपनी दिमाग से, अपने पेशेंस से काम लेंगे तो ज़रूर आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने को हतोत्साहित कभी नहीं करना है, निगेटिव पॉइंट है। देखिए हम ऑप्शन सही करेंगे कि अवहेलना करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। को दंडित करना चाहिए, तो बिल्कुल निगेटिव है, ऐसे ऑप्शन देने ही नहीं हमें। को सुसाधित करना चाहिए, बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है, समस्या समाधान की। अब देखिए दोस्तों, प्रक्रियात्मक सधिरता को बढ़ावा देकर, रिस्पॉन्स सेट, मतलब जैसे ही किसी कोई समस्या तुरंत उन्हें रिस्पॉन्स दे दिया जाए, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अभिसरण सोच को बढ़ावा देखिए अब सारी सोच को बढ़ावा देना, अभिसरण सोच को हमें बढ़ावा नहीं देना है, नेगेटिव पॉइंट है। कार्यात्मक स्थिरता को बढ़ावा दी जाए, फंक्शनल फिटनेस, कभी आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है। सहज अनुमान को बढ़ावा देकर, यानी अपने अंतर मन से सोचने के लिए कहना कि आप अपने हिसाब से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो यस ऑप्शन नंबर 4 बहुत पॉजिटिव है इसका, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को देखिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करना है, नज़रअंदाज किया जाना चाहिए और छात्रों को यह तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या वे प्रतिस्पर्धा करना। देखिए छात्रों पर नहीं छोड़ना, अगर छात्रों पर छोड़ देंगे तो वो
तो बिल्कुल गलत होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। प्रोत्साहित नहीं करना है, हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के तनाव और चिंता को बढ़ाता है और उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा आती है। यस, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट है कि इसे मना करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए इसे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। जब बच्चे डैश की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। अब देखिए दोस्तों, कैसा अनुभव करते हैं? शर्म करेंगे तो कभी भी उन पे सकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा, भय से कभी नहीं सकारात्मक नहीं, अपमान से कभी नहीं। एक ही ऑप्शन है जो है खुशी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज आपका होमवर्क रहेगा। इंग्लिश वाले देख लें, और ये रहा हिंदी वालों के लिए, हिंदी लैंग्वेज वालों के लिए क्वेश्चन आप देख लें। आपको दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, अब समय हो गया है हमारे पिछले क्वेश्चन के पिछली वीडियो के होमवर्क वाले क्वेश्चन का, जिसका हमें सही जवाब बताएंगे। दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था पिछली प्रैक्टिस सेट का। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? स्कूल को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर हम किसी भी बच्चे के माता पिता को उनकी शिक्षा में शामिल नहीं करेंगे तो हम उनकी पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। बच्चा घर में क्या कर रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है, वो किन चीज़ों को घर में इग्नोर कर रहा है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हमें बच्चे को शिक्षा देनी है तो उनके माता पिता को उनकी शिक्षा से जोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है, तो ये तो बात गलत होगी, बिल्कुल निगेटिव है। दूसरा, समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए, ये बात बिल्कुल इन्होंने निगेटिव कही है। अगर हम बच्चे के समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करेंगे तो विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा नहीं उत्पन्न होगी, बल्कि उनका जो अधिगम है वो अर्थपूर्ण होगा। यानी ये बात भी निगेटिव है, यानी कि दोनों ही कथन और तर्क गलत हैं, बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी से आप सभी हमारे इस आज के क्वेश्चन जो होमवर्क है उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।